Good morning, everyone. Welcome back. So, today we are going to revise chapter 2 and chapter 3 of custom. Chapter 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटी. तो इसके अंदर हम लोग रिवाइज करेंगे कि कितनी तरह की ड्यूटी लेवी होती है अंडर कस्टम लॉ. अब आप लोग मालूम है कि कस्टम के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. ठीक है, ये तो हमने पिछले चैप्टर में रिवाइज कर लिया. अब जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो उसके ऊपर जो ड्यूटी लेविएबल होगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, दैट वी आर गोइंग टू लेवी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल. अब ये फर्स्ट शेड्यूल कहाँ है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर. ओके, तो in case of import we are going to levy basic custom duty according to custom tariff act 1975. और अगर एक्सपोर्ट है देन second schedule to levy export duty. Now you need to keep in mind that most of the country's government, including Indian government, they are going to encourage the export and discourage the import. तो इसीलिए अगर हम लोग सेकेंड शेड्यूल देखते हैं तो सेकेंड शेड्यूल के अंदर आप देखोगे ये सेकेंड शेड्यूल है एंड सेकेंड शेड्यूल रिलेटेड टू एक्सपोर्ट. ठीक है, इसके अंदर टोटल ओनली 50 आइटम्स आर देयर. तो ओनली दीज 50 आइटम्स आर subject to export duty. Okay, only these 50 items are subject to export duty. But if we talk about import, तो import के अंदर total there are in schedule 1 how many chapters are there? Chapter itself is 98. तो यहाँ तो total item ही total goods ही type of goods are 50. और यहाँ जो schedule 1 की हम बात करते हैं, in case of import of goods you need to levy basic custom duty. यहाँ चैप्टर 98 है, फॉरगेट अबाउट गुड्स. तो चैप्टर 98 है, मतलब टोटल 98 चैप्टर है. और एक चैप्टर के अंदर अगर ये देखें, ये चैप्टर 1 है, इसके अंदर आप देखोगे काफी तरह के गुड्स है. ओके, बिकॉज नॉर्मली वेदर इट इज इंडियन गवर्नमेंट जैसे मैंने बोला या फॉरेन गवर्नमेंट, दे आर गोइंग टू डिस्करेज इंपोर्ट. तो डिस्करेज इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, अदर ड्यूटी लगाएंगे, जिससे कि वो महंगा हो जाए, जिससे कि वो महंगा हो जाए. ओके, अब जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी है एंड प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी है. तो अगर देखने जाए, ये तो फर्स्ट शेड्यूल का चैप्टर 5 है. तो इफ यू सी कॉलम 4 is standard rate of duty and column 5 is basically preferential area rate of duty. अब standard rate of duty, so by default it is going to be applicable. लेकिन मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट का किसी दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कुछ एग्रीमेंट है कि भाई आप अगर ये वस्तु, मतलब ये गुड्स आपके इधर से इंपोर्ट होती है, तो मान लीजिए इंडोनेशिया के साथ इन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि बॉस अगर आपके इधर से पाम ऑयल आता है तो प्रेफरेंशियल एरिया रेट ऑफ ड्यूटी इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. और इसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट को क्या मिलेगी? इंडियन गवर्नमेंट को भी एक प्रेफरेंशियल एरिया रेट ऑफ ड्यूटी मिलेगी इंडोनेशिया के अंदर. तो इंडोनेशिया बोलेगा अच्छा ठीक है, अगर इंडिया से टेक्सटाइल इंपोर्ट होता है इंडोनेशिया के अंदर, देन वी आर गोइंग टू प्रेस्क्राइब प्रेफरेंशियल एरिया रेट ऑफ ड्यूटी. तो इस हाथ दे इस हाथ ले, ऐसा किस्सा होता है. तो अगर देखें तो यहां इस आइटम के लिए देयर इज ए प्रेफरेंशियल एरिया रेट ऑफ ड्यूटी. ठीक है, एंड स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी 30%, प्रेफरेंशियल रेट एरिया रेट ऑफ ड्यूटी 20%. अब प्रेफरेंशियल एरिया रेट ऑफ ड्यूटी सबको थोड़ी ना मिलेगी, तो उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. क्या है वो? एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन इंपोर्टर को क्या करना है? ही शुड मेक ए स्पेसिफिक क्लेम फॉर द प्रेफरेंशियल रेट, कि भैया ये जो प्रेफरेंशियल एरिया रेट ऑफ ड्यूटी है ये इसी एरिया से आ रही है. तो ऑब्वियसली उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये प्रेफरेंशियल एरिया से आई है. दिस एरिया शुड बी नोटिफाइड अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट एज ए प्रेफरेंशियल एरिया. और ओरिजिन ऑफ गुड्स भी डिटरमाइन करना पड़ेगा. वो तो क्लेम करेगा कि भाई इंडोनेशिया से आई है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट या कुछ जो भी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी वो भी उसको देना पड़ेगा. ओके, लेकिन अगर मान लीजिए वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? गुड्स वापस चला जाएगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी वो पे कर देगा. अब अपार्ट फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी,
कुछ और ड्यूटीज भी लेविएबल होती है, एडिशनल ड्यूटीज। तो आप बोलोगे सर एडिशनल ड्यूटी क्यों लेवी होती है? टेक्सटाइल आप बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहे हो और इंडिया में भी अच्छा मैन्युफैक्चर होता है, तो इंडिया में जब मैन्युफैक्चर होता है तो इंडियन मैन्युफैक्चर को एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। पहले एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, अब जीएसटी पे करनी पड़ती है, करेक्ट? तो जीएसटी पे करनी पड़ती है, लेकिन जब वो बाहर से इंपोर्ट करेगा तो मान लो अगर जीएसटी लेवी नहीं होगा तो बेसिकली ये अनफेयर हो जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है, अनफेयर हो जाएगा। तो इसलिए उनके ऊपर एडिशनल ड्यूटीज लगती है। तो जितनी इंडिया में ड्यूटी वो पेमेंट करेंगे, मान लीजिए वो यहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उतनी ड्यूटी अगर इंपोर्ट की जाए तो उतनी ही लगेगी। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को जितनी ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ रहा है, मतलब जैसे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ रहा है, तो हमारे लिए ड्यूटी कौन सी है? जीएसटी। तो आप अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हो, आप जीएसटी का पेमेंट करते हो मान लो 12%, ठीक है, तो वही आइटम अगर इंपोर्ट हो रहा है तो इक्वलेंट जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अब आपको ध्यान है कि सारे गुड्स बेसिकली जीएसटी के पार्ट में, जीएसटी के परव्यू में नहीं है। कौन कौन से नहीं है अगर आप लोग याद करो तो एक तो हम लोग नॉन टैक्सेबल सप्लाई हमने पढ़ी थी। नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर मैंने क्या बोला था, क्या क्या जीएसटी के परव्यू में नहीं है? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर द टाइम बिंग, जो 5 रत्न है, करेक्ट, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, 5 रत्न, ठीक है, वो फॉर द टाइम बिंग इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। इसके अलावा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, दिस इज द आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। दिस इज फॉर द टाइम बिंग एंड दिस इज परमानेंटली, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, इसलिए हम इसको जीएसटी में क्या बोलते हैं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। इसके अलावा जो टबेको है, यू पीपल आर अवेयर दैट टबेको इज सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज जीएसटी। इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगती है। तो अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट या अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इंपोर्ट कर रहे हो तो कौन कौन सी एडिशनल ड्यूटी एप्लीकेबल होगी? इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी सबसे पहले सीवीडी, ठीक है, सीवीडी एप्लीकेबल होगी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, ठीक है। प्लस ये तो हो गया एक्साइज ड्यूटी की बात हो गई। अब एक्साइज ड्यूटी, अब इसके अलावा आपको मालूम होगा कि पेट्रोल प्रोडक्ट के ऊपर तो वीएटी भी लगता है, और वीएटी या सेल टैक्स कौन लेवी करता है? स्टेट गवर्नमेंट, और सिग्निफिकेंट रेवेन्यू, सिग्निफिकेंट रेवेन्यू, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, तो ये तो एक्साइज ड्यूटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए हो गया कि अगर इंडियन मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो बीसीडी के अलावा आपको सीवीडी पे करना है, प्लस स्पेशल सीवीडी भी एप्लीकेबल होगी इसके मामले में, वो अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। अब ये किसको काउंटर बैलेंस करने के लिए होगा? ये जो वीएटी ये सब होता है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए होगा, और ये फिक्स रेट ऑफ 4%, ठीक है। तो ये फिक्स रेट ऑफ 4%। अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और टबेको के ऊपर बेसिकली क्या होगा, सीवीडी एप्लीकेबल होगी, सीवीडी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने कोई और दूसरा गुड्स इंपोर्ट किया तो उन सब के ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है? जीएसटी एप्लीकेबल होगा ना। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होगा? इंटर स्टेट होगा, ये तो आप लोगों को मालूम है, इंटर स्टेट होगा। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंटर स्टेट होगा, करेक्ट, तो आईजीएसटी लेवी होगी अपार्ट फ्रॉम बीसीडी, ठीक है। तो बीसीडी प्लस आईजीएसटी प्लस अगर मान लीजिए उसके ऊपर कंपनसेशन सेस भी एप्लीकेबल, देन कंपनसेशन सेस भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब बीसीडी के ऊपर, बीसीडी के ऊपर एसडब्ल्यूएस, तो अगर इंपोर्ट है तो एक्सपोर्ट के मामले में नहीं होगा, एसडब्ल्यूएस भी एप्लीकेबल होगा। अब इसमें आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, जो एसडब्ल्यूएस है, जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो 10% है ऑफ द एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज, ये जीएसटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मैंने बुक के अंदर कैलकुलेशन मेथड भी दिया हुआ है, नीचे ही दिया हुआ कैलकुलेशन मेथड। तो ये जो है वो जीएसटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा जो सेक्शन
3 सबसेक्शन 5 जो स्पेशल सीवीडी है, हम लोग किस लिए लेवी करते हैं, तो काउंटर बैलेंस वीएटी, उसके ऊपर भी एसडब्ल्यूएस लेवी नहीं होगा। तो ये मेथड है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एसेसेबल वैल्यू करोगे, फिर बीसीडी। ओके, बीसीडी अप्लाई करने के बाद आप उसका टोटल लोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम लेवी करोगे इसके ऊपर, फिर एसडब्ल्यूएस दोनों के ऊपर लेवी करोगे, फिर ये जो स्पेशल सीवीडी है वो लेवी करोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ये एडिशनल हो गया इतना, तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स आ जाएगा और टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल क्या होगी, इन सब का एडिशन। तो बेसिक बीसीडी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, फिर एसडब्ल्यूएस प्लस एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। रिमेंबर दिस under section 3 subsection 1 is basically to counterbalance excise duty and this is for counterbalancing VAT। अब अधिकतर गुड्स तो जीएसटी में आ गया, तो बीसीडी के अलावा एसडब्ल्यूएस एप्लीकेबल होगा। और जीएसटी के बारे में मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जीएसटी केवल अपनी फैमिली वाले जो टैक्सेज है उसको ही टैक्स मानता है, उसके अलावा किसी को नहीं मानता, उसके अलावा किसी को नहीं मानता। तो सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, यही जीएसटी के लिए टैक्स है। तो जीएसटी लेवी करने के पहले आपको जितने भी दूसरी ड्यूटी लेवी हुई है उन सबको ऐड करना है और उसके बाद आप जीएसटी लेवी करोगे और यही कंपनसेशन सेस के लिए करोगे। हालांकि मैंने ये टेबल दी हुई है बुक के अंदर जिससे कि आप स्टेप समझ सको। ठीक है, एसडब्ल्यूएस एक्सपोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं होगा। एक्सपोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो वीएटी को काउंटर बैलेंस कर रहा है, स्पेशल सीवीडी, उसके ऊपर भी लेवी नहीं होगा। जीएसटी और कंपनसेशन सेस के ऊपर भी ये लेवी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो ड्यूटीज हो गई। इसके अलावा कोई ड्यूटी लेवी होती है क्या, यस होती है, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। तो 3 तरह की प्रोटेक्टिव ड्यूटीज होती है। तो 3 तरह की प्रोटेक्टिव ड्यूटीज कौन कौन सी है, तो सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी लेवी होती है सेक्शन 8B के अंदर। फिर एंटी डंपिंग, यस आप बोल दो एंटी सब्सिडी ड्यूटी, जो सेक्शन 9 के अंदर होगी। एंड देन एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो सेक्शन 9A के अंदर लेवी होगी। अब सेफगार्ड ड्यूटी के अंदर बेसिकली कोई भी अनफेयर प्ले नहीं होता। तो जो इंपोर्ट है वो फेयर इंपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ दोनों के अंदर बेसिकली सामने वाला कुछ ना कुछ गलत करता, तो ये अनफेयर इंपोर्ट है। तो ये भी अनफेयर इंपोर्ट है और ये भी अनफेयर इंपोर्ट है, दोनों के दोनों। ठीक है, लेकिन ये फेयर इंपोर्ट है। तो फिर सेफगार्ड ड्यूटी हम लोग लेवी क्यों करते हैं, एक्चुअल में आप इसको सिंपल तरीके से समझो तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, माता पिता क्या करते हैं, छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई दुनिया बहुत जालिम है, बच्चे को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, तो वैसे ही जो इंडियन इंडस्ट्री है, जो वो गुड्स इंपोर्ट हो रहा है जिसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट लगा रही है, वो जो मैन्युफैक्चर है उस गुड्स के, वो बेचारे एकदम मतलब छोटे मोटे, या मतलब इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो इतनी डेवलप नहीं है। तो अगर इंपोर्ट आ जाएगा कम रेट के अंदर तो ये जो इंडियन इंडस्ट्री वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री इतनी मैच्योर नहीं है जो इंपोर्ट के साथ कंपीट कर पाए, इसलिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। तो ऑब्वियसली इट इज फेयर इंपोर्ट। तो कोई इसके अंदर इश्यू नहीं कि भाई जो एक्सपोर्टर है, जो बाहर से एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया के लिए, वो कुछ गलत कर रहा है, ऐसा नहीं है। इट इज फेयर इंपोर्ट, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। और नॉर्मली जो ये सेफगार्ड ड्यूटी होती है वो 4 इयर्स प्लस 6 इयर्स, तो इन टोटल 10 इयर्स तक लग सकती है। ओके,
अब अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो एक उसमें अमेंडमेंट भी किया गया पिछले साल। तो मोड ऑफ सेफगार्ड मेजर इज बेसिकली इम्पोजिशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी और एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ रेट कोटा और अदर मेजर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स अप्रोप्रिएट। अब ये टैरिफ कोटा क्या है? ये टैरिफ कोटा क्या है इसको पहले समझते हैं। तो टैरिफ कोटा क्या होता है? मान लीजिए इंडिया इंपोर्ट करती है स्टील, इंडिया स्टील इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रेस्क्राइब कर देगी कि भाई अप टू 1 लाख टन, 1 लाख मेट्रिक टन ड्यूटी इज गोइंग टू बी 10%। ड्यूटी इज गोइंग टू बी 10%। टू डिस्करेज इंपोर्ट इन लार्ज क्वांटिटी, गवर्नमेंट इज गोइंग टू से कि अप टू 1 लाख मेट्रिक टन ड्यूटी इज गोइंग टू बी 10%. But if it is crossing, the import is crossing more than 1 lakh, then irrespective of the quantity, duty is going to be the 40%. तो इसे क्या बोलते हैं? टैरिफ रेट कोटा। तो उसमें वो क्वांटिटी निर्धारित कर देते कि यहां तक ये रेट लगेगी, उसके बाद ये क्रॉस करते ही मच हायर रेट ऑफ ड्यूटी। सो दिस इज टैरिफ रेट कोटा। इसको क्या बोलते हैं? टैरिफ रेट कोटा, ठीक है। प्रोविजनल ड्यूटी लग सकती है, यस लग सकती है। प्रोविजनल ड्यूटी भी इसके ऊपर लेवी हो सकती है। तो मतलब गवर्नमेंट पहले क्या करेगी? प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी लगा लेगी, फिर वो अच्छी तरह से रिसर्च करेगी, सब कुछ करेगी, फिर ड्यूटी का फाइनलाइजेशन कर देगी। अब एंटी सब्सिडी ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी, तो ये बेसिकली क्या होता है इसके अंदर? ये पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड कंट्री स्पेसिफिक होता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड कंट्री स्पेसिफिक। तो अनफेयर इंपोर्ट, प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड कंट्री स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग चाइना का एग्जांपल लेते हैं, तो चाइना क्या करता है? अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको स्पेशल सब्सिडी देता है। तो सब्सिडी देता है जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं उधर, जिससे कि क्या होता है कि उनकी प्राइस कम हो जाती है, बिकॉज दे आर गेटिंग सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। और वो फिर क्या करते हैं कि ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। अब वो सब्सिडी की वजह से एक्सपोर्ट प्राइस कम हो गया और इंडिया में वो प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो काफी सस्ता आएगा। तो इससे क्या होगा कि इंडियन इंडस्ट्री वो बर्बाद हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और फिर क्या होगा? थोड़े टाइम बाद जब इंडियन मैन्युफैक्चरर बर्बाद हो जाएंगे, वो अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे, तब ये लोग रेट बढ़ा देंगे। तो इनको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटेक्शन चाहिए ना। तो इसलिए जब उनको मालूम चल जाता है कि भाई ये लोग ऐसा काम कर रहे, गलत काम कर रहे, इसलिए मैंने लिखा क्या? अनफेयर इंपोर्ट। तो वो क्या करेंगे? एंटी सब्सिडी ड्यूटी लग जाएगी। तो ये नॉर्मली कितनी होती है? सब्सिडी मार्जिन या इंजरी मार्जिन, दोनों में से जो कम हो, ठीक है। सब्सिडी मार्जिन या इंजरी मार्जिन। एंटी डंपिंग ड्यूटी, अब जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो भी क्या होता है? प्रोडक्ट स्पेसिफिक, बट ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं होता। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, वो फॉरेन गवर्नमेंट का। इसमें नॉर्मली जो एक्सपोर्टर होता है उसका रोल ज्यादा होता है। किसका होता है? एक्सपोर्टर का होता है। तो एक्सपोर्टर स्पेसिफिक होता है। रिमेंबर दोनों में फर्क क्या है? अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो ये कंट्री स्पेसिफिक है, यानी कंट्री सपोर्ट कर रही है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये एक्सपोर्टर स्पेसिफिक है। अब उसके पास क्या? ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो डंप, हम लोग क्या बोलते हैं? डंप कर दिया उसको। तो वो क्या करेगा भाई? अपने मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में तो महंगा बेचेगा, लेकिन जब एक्सपोर्ट करेगा तो इधर सस्ता करेगा, सस्ता करेगा। अब क्या होगा? इधर डंप कर रहा है वो। अगर मान लो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं दे, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाए, तो यहां की इंडस्ट्री तो बर्बाद हो जाएगी, फिर वो रेट बढ़ा देगा। तो इसलिए ये अनफेयर इंपोर्ट है। इसमें क्या होगा? डंपिंग मार्जिन या इंजरी मार्जिन, ठीक है। डंपिंग मार्जिन या इंजरी मार्जिन। डंपिंग मार्जिन क्या होता है? नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट वैल्यू। तो इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, ठीक है। एक्सपोर्ट प्राइस तो कम होगा। थोड़ा मेरा पेन में इश्यू है इसलिए थोड़ा मैं क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ,
लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, और ये क्या होगा, फेयर प्राइस ऑफ डंपिंग गुड्स, जो भी फेयर प्राइस होगा वो माइनस लैंडेड कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट गुड्स। ठीक है, तो ऐसे तो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये 3 तरह की ड्यूटी होगी। अब ये क्या होगा, ये लगेगा 5+5 ईयर के लिए, और ये 5+5 और आगे हो सकता है कि बढ़ता जाए। और ये भी अगर मान लो कि गवर्नमेंट के पास सबूत है कि सब्सिडी चालू है अभी तक, तो वो बढ़ा भी सकती है। क्लियर? तो ये 3 तरह की प्रोटेक्टिव ड्यूटीज होती है। तीनों प्रोविजनल बेसिस पे लग सकती है फिर गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोविजनल बेसिस पे इसलिए ये प्रोविजन रखा गया कि भाई आपको इन्वेस्टिगेशन करते टाइम लगता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम लगता है, तो एक बार गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोविजनल बेसिस पे लेवी कर देगी और बाद में वो इन्वेस्टिगेशन करके फाइनलाइज कर देगी। और सेफगार्ड ड्यूटी के मामले में आपको डेवलपिंग कंट्री वाला वो ये याद रखना, और ये अच्छी तरह से ये एग्जाम्पल करना। ये आईसीआई का ये एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो ये आप एक बार ये कर लेना। अब काफी बार क्या होता है कि ये लोग है ना, क्योंकि अनफेयर इंपोर्ट है, खास तौर पे जो ये डंपिंग है और सब्सिडी का जो मामला है, तो ये लोग क्या करते हैं कि इनको मालूम चल गया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा दी है, एंटी सब्सिडी ड्यूटी या डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, तो ये लोग क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं आर्टिकल को। तो आप बोलते हो स्टील के रोड के ऊपर, गवर्नमेंट ने बोला कि स्टील की रोड के ऊपर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगेगी, तो ये क्या करते हैं, उसका नाम ही चेंज कर देते हैं जिससे कि ड्यूटी को अवॉइड किया जा सके। तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी सर्कमवेंशन मेजर। तो अगर ये डिस्क्रिप्शन ये सब चेंज कर देते तो भी ड्यूटी इंपोज होगी। ये प्रोविजन ये बोलता है, बाय इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इज एन अनअसेंबल और डिसेंबल फॉर्म। तो मान लीजिए कोई असेंबल आर्टिकल पर ऊपर गवर्नमेंट ने लगाया, तो ये लोग डिसअसेंबल करके भेज देते हैं। बाय चेंजिंग द कंट्री ऑफ ओरिजिन, अब गवर्नमेंट ने बोला अगर चाइना से होगा तो एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगेगी, तो चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्टर को बोलती है तो एक काम कर, इंडोनेशिया को भेज और इंडोनेशिया से इंडिया को रूट कर दे। तो इस मामले में भी एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगेगी। अब अगर मान लीजिए कि एससीजेड या 100% ईओयू इंपोर्ट करते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे बाद में एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अगर इनको सस्ता मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इनके ऊपर अगर ये इंपोर्ट कर दे तो जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि अच्छा है कि ये सस्ता मिलेगा इनको, तो इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, दे वुड बी एबल टू एक्सपोर्ट मोर, तो इसलिए गवर्नमेंट इनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाएगी। लेकिन वही ईओयू अगर मान लीजिए डोमेस्टिक टेरिफ एरिया के अंदर क्लियर करता है, तो उसको फिर ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा दी, आप खुश नहीं हो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि सेक्शन 9C के अंदर आप अपील कर सकते हो बेसिकली स्टेट को। ठीक है, सो यू हैव टू पे फी ऑफ ₹15,000 एंड यू कैन अपील इन जो कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके अंदर आप अपील कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटी रिवीजन। नाउ चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट गुड्स। अब क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है, तो अगर आपको याद है हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस किया था सेल्फ असेसमेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट। तो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को सेल्फ असेसमेंट करना पड़ता है। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट के लिए उसको क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो अगर मान लीजिए उसने क्लासिफिकेशन गलत कर दिया, मान लीजिए जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए था उसमें ड्यूटी रेट है 10%, लेकिन जो उसने क्लासिफिकेशन किया वो 15% पे कर दिया, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू इनकर लॉस, ही इज पेइंग एक्स्ट्रा ड्यूटी। या फिर मान लीजिए उसने कम में कर दिया, सो ही इज सपोज टू क्लासीफाई अंडर वन हेड वेयर द ड्यूटी रेट इज 10%, लेकिन उसने 5% के अंदर क्लासीफाई कर दिया। फिर प्रॉपर ऑफिसर को मालूम चल गया, तो वो क्या करेगा, भाई 5% तो एक्स्ट्रा लेगा ही, 5% उसने पे किया, लेकिन 10% ड्यूटी एप्लीकेबल थी, तो वो 5% एक्स्ट्रा लेगा, प्लस वो इंटरेस्ट ये सब भी लगाएगा। तो करेक्ट क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्लासिफिकेशन करना कैसे, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेसिकली
there is a rules of interpretation and explanatory note. So there are 6 rules of interpretation and general explanatory note 3. तो ये है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर. तो फर्स्ट शेड्यूल अभी हमने क्या डिस्कस किया चैप्टर 2 के अंदर कि दिस इज रिलेटेड टू इंपोर्ट टैरिफ. ओके, ये किसके अंदर है? कस्टम टैरिफ एक्ट. तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो ये आप cbic.gov.in की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इधर फर्स्ट शेड्यूल मिलेगा. ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल जो इंपोर्ट से रिलेटेड है उसमें आप देखो तो टोटल देयर आर हाउ मेनी सेक्शन? सो देयर आर 21 सेक्शन. तो आप देखोगे इस 21 सेक्शन है. अब ये देखिए जैसे सेक्शन 1 लाइव एनिमल्स एनिमल प्रोडक्ट, तो ये एक सेक्शन हो गया. इसके अंदर कितने चैप्टर है? टोटल 5 चैप्टर. तो चैप्टर 1 लाइव एनिमल्स, चैप्टर 2 मीट एंड एडिबल, ये फिर सेक्शन 2 क्या? वेजिटेबल प्रोडक्ट, फिर सेक्शन 3 क्या? एनिमल और वेजिटेबल फैट, फिर सेक्शन 4 क्या है? प्रिपेयर फूड स्टफ, उसके अंदर इतने चैप्टर है. तो देयर आर 21 सेक्शंस एंड 98 चैप्टर्स. ठीक है, सो देयर आर 21 सेक्शंस एंड 98 चैप्टर्स आर इन 21 सेक्शन. और हर सेक्शन का एक सेक्शन नोट है. तो अगर हम लोग देखिए इसका पहला वाला खोलते हैं तो आपको दिख रहा है ये सेक्शन 1 है. अब हमने ये भी डिस्कस किया सेक्शन 1 के अंदर कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर. तो सेक्शन 1 का अब आप देखिए ये नोट है, सॉरी ये वाला. ठीक है, तो ये सेक्शन नोट है. ठीक है, इसके अलावा हर चैप्टर के अंदर आपको नोट मिलेगा. तो चैप्टर 1 के अंदर ये नोट है. फिर अगर आप हम लोग आगे देखेंगे इधर ये चैप्टर 5 है जो सेक्शन 1 के अंदर ही. कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 1 के अंदर चैप्टर 5. इसमें आपको नोट दिख रहा है. ठीक है, तो चैप्टर है, चैप्टर नोट है, फिर हेडिंग है और सब हेडिंग है. तो हेडिंग और सब हेडिंग नॉर्मली किस लिए होती है? जिससे कि आप इजीली उसको ढूंढ सको. जैसे डिक्शनरी के अंदर हम लोग जब मीनिंग देखते हैं तो आप देखते हो ना कि ऊपर कुछ हमको हिंट दिया हुआ रहता है कि भाई ये जो स्पेलिंग है वो इसके अंदर कवर होगी. तो वैसे ही ये हेडिंग वेडिंग दी हुई है जिससे कि आपको मालूम चले अच्छा लाइव होल्सेज एसेस मोल्स एंड हिनीज, तो मैं इसके अंदर देखूं. ठीक है, तो जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट क्या है? बहुत सिंपल है कि सिंगल डैश और डबल डैश का क्या मतलब है. सो सिंगल डैश डबल डैश क्या है? बहुत सिंपल है कि भाई ये जो है ये इसके अंदर है और अगर ट्रिपल डैश है तो ये इसका सब क्लासिफिकेशन है. ठीक है, फिर मीनिंग ऑफ एब्रिविएशन परसेंटेज, तो ये बेसिकली रेट ऑफ ड्यूटी. इतना आपको परसेंटेज अप्लाई करना वैल्यू ऑफ जो भी आप इंपोर्ट डिटरमाइन करोगे कि ये इंपोर्ट की एसेसेबल वैल्यू है, एक्सपोर्ट की एसेसेबल वैल्यू है, तो परसेंटेज का मतलब ये होता है. और तीसरा जनरल एक्सपेक्टेड नोट क्या है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल इफ नो प्रेफरेंशियल रेट स्पेसिफाइड. फिर रूल्स है. So rules of interpretation of the first schedule. Remember, this is only for first schedule. This is not applicable in case of export. So, according to rule 1, the titles of section, chapter and sub-chapter have no legal standing. तो ये केवल आप अच्छी तरह से मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको मालूम चले कि इसके अंदर क्या कवर है, इसीलिए दिया हुआ है. There is no legal standing. So classification, how you are going to do? You are going to do according to the terms of heading or section and chapter note. These rules are applicable only when classification is not possible under point 2 above. Therefore, section chapter note override these rules. अब rule 2 clause A. तो any reference in a heading. Remember, इस पहले मैं रूल समझा उसके पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इनका जो चैप्टर नोट है सब हमने देखा ना कि ये चैप्टर नोट या सेक्शन नोट, these obviously have the legal standing. लेकिन जो ये टाइटल ये सब दिया है ये केवल आपको इजी रेफरेंस के लिए दिया गया. इनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जो चैप्टर नोट या सेक्शन नोट है उनकी लीगल स्टैंडिंग है. रूल 2 क्लोज ए क्या बोलता है? एनी रेफरेंस इन ए हेडिंग टू एन आर्टिकल शैल बी टेकन टू इंक्लूड ए रेफरेंस टू दैट आर्टिकल इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड प्रोवाइडेड that as presented the incomplete or unfinished article has the essential character of the complete or finished article. अब जो कंप्यूटर है नॉर्मली क्या होता है, जो कंप्यूटर होते हैं वो अनअसेंबल फॉर्म में आते हैं, या जो गाड़ियां है आप इंपोर्ट करते हो तो वो अनअसेंबल फॉर्म में आते हैं और इधर आके वो असेंबल हो जाते हैं. अब तो क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए आपने गाड़ी जर्मनी से इंपोर्ट की या जापान से इंपोर्ट की
वो अनअसेंबल फॉर्म में आया। अब टैरिफ शेड्यूल के अंदर एक तो लिखा हुआ कि भाई मोटर कार और एक लिखा हुआ मोटर कार स्पेयर पार्ट्स, तो अनअसेंबल फॉर्म में आया तो इसके स्पेयर पार्ट्स हो गए अलग अलग। तो क्वेश्चन ये कि मोटर कार स्पेयर पार्ट्स के अंदर आप क्लासिफाई करोगे कि या मोटर कार के अंदर। अब ये अनअसेंबल फॉर्म में आया लेकिन इसमें पूरी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है मोटर कार की, क्योंकि वो डैमेज नहीं हो इसलिए उन्होंने अनअसेंबल फॉर्म में भेजा। तो इसको हम क्लासिफाई किसके अंदर करेंगे, मोटर कार के अंदर ही करेंगे, मोटर कार के स्पेयर पार्ट्स में नहीं करेंगे। अगर स्पेयर पार्ट्स एक्चुअल में आया अलग से तो यस वी आर गोइंग टू क्लासिफाई इनटू दैट। देन रूल 2 क्लोज बी, any reference in a heading to a material or substance shall be taken to include a reference to mixtures or combination of that material substance with other materials or substance। बहुत सिंपल है, जैसे टर्म है कॉपी, विल इंक्लूड कॉपी मिक्स विद चिकोरी। अब कॉपी लिखा हुआ तो आप ये नहीं बोलोगे अरे कॉपी के साथ दूसरा मटेरियल आ गया मिक्सचर है, देन वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस क्लासिफिकेशन। नहीं, मिक्सचर अलग हुआ है, ठीक है। तो नेचुरल रबर विल कवर ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर एंड रबर सीट वुड कवर ए सीट मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, ठीक है। अब किसी वजह से अगर आपको डाउट हो कि यार ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो 2 या उससे ज्यादा हेडिंग में हो रहा है, तो अब उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे रिजोल्व करोगे। सो हाउ यू आर गोइंग टू रिजोल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। So the heading which gives a more specific description of the goods being classified shall be preferred over the heading giving a general description। तो जो बेसिकली स्पेसिफिक मतलब डिस्क्राइब कर रहा है दैट यू आर गोइंग टू प्रेफर ओवर जनरल डिस्क्रिप्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं। हेडिंग 8 to 15 कवर्स स्पून, फोर्क, लेडल्स, स्कीमर्स, फिश, नाइफ्स एक्सेट्रा, while heading 72 कवर टेबल, किचन और अदर हाउस होल्ड आइटम ऑफ आयरन एंड स्टील। तो बेसिकली बोल रहा है आयरन या स्टील से बना हुआ ये आइटम। अब अगर हम लोग को क्लासीफाई करना है, क्या करना है, स्टील फॉक्स का करना है, तो हम किस में क्लासीफाई करेंगे। तो इसमें स्पेसिफिक कौन सा है, 8 to 15, हेडिंग 8 to 15 जो क्लियरली बोल रहा है फॉक्स। तो हम किस में क्लासीफाई करेंगे, इसमें तो बेसिकली क्या लिखा, आयरन या स्टील के जो बने हुए आइटम्स। फिल द हेडिंग describing material or component which give the goods under classification its essential character should be preferred over other material component contained in the goods under classification। Rule 3 क्लोज बी। तो इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ ऐसे का अच्छा एग्जांपल है। तो बेसिकली जो उसको एसेंशियल कैरेक्टर देता है, तो आपको मालूम है जो पेंसिल, ये पेंसिल मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, इसके ऊपर रबड़, करेक्ट। तो हम लोग जब दुकानदार के पास जाते हैं तो पेंसिल बोलते हैं, पेंसिल देना, आप रबड़ भी बोल सकते हो कि भाई साथ में रबड़ हो वो देना। लेकिन अगर आप इसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पेंसिल ही है। आपको रबड़ मिल रहा, आप बोलते हैं अच्छा इजी रहेगा, मेरे को रबड़ अलग से नहीं रखना पड़ेगा। तो इट इज गोइंग टू बी क्लासिफाइड अंडर पेंसिल ओनली, नॉट अंडर इरेजर। इसको रबड़ भी बोलते हैं, इरेजर भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या बचपन में रबड़ बोलते थे, इसलिए मेरे को रबड़ याद आ गया, ठीक है। उसके बाद रूल 3 क्लोज सी, द हेडिंग विच ओकर्स लास्ट इन न्यूमेरिकल ऑर्डर एमंग दोज विच इक्वली मेरिट कंसिडरेशन। तो जो लास्ट में आएगा वो कि भैया जब दोनों सेम है तो क्या करोगे, जो भी लास्ट में आता है बाद वाला जो आएगा ये नॉमेनक्लेचर बेसिकली एचएसएन कोड, वो वाला आप प्रेफर करोगे। देन रूल 4, when classification fails under the principle mentioned above, goods should be classified under the heading appropriate to the goods which they are most akin। तो इसका ऐसे का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे हम लोग क्लासीफाई करना है, प्लास्टिक फिल्म्स यूज्ड टू फिल्टर और रिमूव द ग्लेयर ऑफ द सनलाइट पेस्टेड ऑन कार ग्लास विंडो, विंडो पेन्स एक्सेट्रा। अब क्लासिफिकेशन क्या है, जो 3925 3000 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि इसकी कोई स्पेसिफिक एंट्री तो है नहीं, लेकिन अगर आप इसको एचएसएन कोड को रेफर करोगे तो इसमें लिखा है कवर्स बिल्डर वेयर ऑफ प्लास्टिक नॉट एज वेयर स्पेसिफाइड शटर ब्लाइंड इंक्लूडिंग दिस वेनेशियन ब्लाइंड एंड सिमिलर आर्टिकल्स एंड पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो ये कहीं भी स्पेसिफिक इसकी एंट्री नहीं है, लेकिन ये थोड़ा लग रहा है कि यहाँ आ सकता है, तो इसके अंदर हम लोग इसको क्लासीफाई कर देंगे। फिर रूल 5 डील विथ क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल। जैसे बंदूक होता है, बंदूक के साथ एक गन केस आता है, या गिटार होता है, गिटार के साथ केस, गिटार केस भी आता है।
ठीक है, तो उसको किसके अंदर क्लासीफाई करेंगे, उसको जहां गिटार क्लासीफाई हो रहा है या जहां गन क्लासीफाई हो रहा है उधर ही करेंगे। देन रूल 6 जस्ट से स्टेट दैट फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन रेलिवेंट सेक्शन नोट, चैप्टर नोट एंड सब हेडिंग नोट शैल आल्सो बी प्रेफर टू। फिर प्रोजेक्ट इंपोर्ट। अब ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट क्या है? अब इंडिया के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग बात करें कैपिटल गुड्स की, तो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई पावर प्लांट लगाना है या इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाना है, तो आपको अधिकतर जो उसके आइटम्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अब उसमें हजारों गुड्स होते हैं, हजारों तरह के आइटम्स होते हैं, हजारों तरह के गुड्स होते हैं। तो अब आप अगर इंपोर्टर की तरफ से सोचोगे तो उसको कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि वो हजारों आइटम उसको अलग अलग क्लासिफाई करना। तो इट इज गोइंग टू बी लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। तो टू गिव द सॉल्यूशन, गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोजेक्ट इंपोर्ट एक अलग से हेडिंग बना दी कस्टम टैरिफ एक्ट में। ठीक है, 9801। तो ये अलग से हेडिंग बना दी, तो जो भी मान लीजिए आप है ना इंडस्ट्रियल प्लांट लगा रहे हो, पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हो, इरिगेशन लगा कर रहे हो, इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो जो भी इंपोर्ट करोगे वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो these include all items of machinery, instrument, apparatus and appliance and component or raw material etc. for initial setup of a unit for substantial expansion of the same। या तो इनिशियल सेटअप है, नई इंडस्ट्री लगा रहे, या सब्सटेंशियल एक्सपांशन है, उसके लिए इंपोर्ट किया जा रहा है। द स्पेयर पार्ट, रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर स्टोर अप टू 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स कैन बी आल्सो इंपोर्टेड विद दिस। तो 10% वैल्यू ऑफ गुड्स कैन बी आल्सो इंपोर्टेड, जो ये एडिशनल रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल एग्जम्पशन अवेलेबल है, तो हम लोग प्रोजेक्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कोई एग्जम्पशन अवेलेबल है तो बंदा वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इंपोर्ट के अंदर कर रहा है तो आप बोलोगे सर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अगर एग्जम्प्ट है तो भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भैया, अगर उसका कोई इंडिविजुअल कोई गुड्स है जो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट करके रखा है, तो ये बंदा एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। तो दिस कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।